और एक फिल्म पत्रिका से उन्होंने बातचीत की, अपना पक्ष रखा और कहा, आई डिड नॉट किल मुकेश। पहली बात तो मैं कभी भी तलाक नहीं लेना चाहती थी। मुकेश ने खुद यह प्रस्ताव रखा था। हमारे से स्वभाव के बीच का फ़र्क जो था वह तो मैंने हनीमून पर ही महसूस कर लिया था। यह एक अरेंज मैरिज के लिए मेरी बड़ी बेताबी की थी, जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने रिश्तों को बचाना चाहती थी। मैंने यह बात खुलकर कही थी, अगर दो लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो फिर अलग होने में कोई बुराई भी नहीं है। हमारे रिश्ते में ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ पर हमारे मतभेदों का भूल जाना नामुमकिन था और साथ ही अलग होने के फैसले पर तो हम दोनों राजी हो गए थे हर तरफ। लेकिन यह अखबार में खबर फैलाई गई कि मुकेश ने मेरे दुपट्टे से सुसाइड किया है और वही मेरी बेवफाई का सबूत है। परंतु लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंचते कि वह मेरा ही दुपट्टा था? क्या मेरा उस पर कोई नाम लिखा था? ऐसा लगता है कि लोग यह साबित करना चाहते थे कि मैंने मुकेश को मारा है, परंतु लोगों ने तो सोच लिया था कि कैसे भी हो रेखा को वे बदनाम करके ही रहेंगे। मुकेश के दोस्तों और परिवार वालों ने अब अपने हिस्से की सारी तोहमत रेखा की सेक्रेटरी फरजाना पर डाल दी। हर कोई जानता था कि फरजाना रेखा के साथ साये की तरह रहती है और फरजाना से मिले बिना कोई रेखा तक पहुंच भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि रेखा को बहुत प्यार करने वाले मुकेश भी फरजाना से मिले बिना रेखा तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी कारण अब फरजाना और रेखा के रिश्ते पर भी अब सवाल उठा दिए गए। रेखा को बाइसेक्सुअल करार दे दिया गया। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर तोहमत लगा दी गई। रेखा को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, वह सिर्फ एक बीमार सोच की पैदाइश है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया कि रेखा की नज़र मुकेश के पैसों पर थी, लेकिन इस बात का खंडन मुकेश के भाई ने किया। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेखा ने तो आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा। रेखा बहुत परेशान हो चुकी थी, अपने आप को कई हफ्तों तक अपने कमरे में कैद कर लिया था। तकरीबन रेखा पहली बार एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुल्तान अहमद की पार्टी में नज़र आई, लेकिन काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी। रेखा को लगा कि इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें भुला दिया है और इस पार्टी में वे लोग भी जिन्होंने रेखा के साथ काम करने की कस्में भी खाई हुई थी, परंतु पार्टी में वे सभी लोग पार्टी में ऐसे भागे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। बड़ी शिद्दत से सब ने बातें की और ये बातें रेखा को बहुत अच्छी लगी। रेखा सभी के बारे में बहुत कुछ सोचती थी। रेखा नहीं चाहती थी कि उसके नाम के कारण किसी की फिल्म फ्लॉप हो। इसलिए रेखा ने मुकेश की मौत से पहले जो फिल्में साइन कर रखी थी, उस फिल्म का नाम था भारत की नारी। यह केसी बोकाडिया साहब की फिल्म थी। रेखा को लग रहा था कि शेषनाग की तरह
यह फिल्म भी नहीं चलेगी और प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, क्योंकि लोगों ने मेरे लिए अनचाही नफरत पाल रखी है। उसका मैं क्या करूं? रेखा ने केसी बोकाडिया साहब को कहा, मुझे अपनी फिल्म से हटा दीजिए। परंतु बोकाडिया साहब नहीं माने। रेखा का मन अब अनचाहे डर से परेशान था। फिल्म में काम करने लगी और यह फिल्म आगे चलकर फूल बने अंगारे नाम से रिलीज हुई। पहले इसका नाम भारत की नारी था। जब रेखा इस फिल्म की शूटिंग पर पहुंची तो रेखा के आने से पहले हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। मीडिया के लोग भी वहां थे। रेखा जैसे ही वहां पहुंची तो कार के काले शीशे में से पहले भीड़ को देखा और फिर कुछ सोचने लगी कि यह भीड़ क्या रिएक्शंस देगी। लेकिन रेखा हमेशा से मजबूत रही है। उन्होंने खुद अपनी हौसला अफजाई की और कार से उतर गई। जैसे ही लोगों ने रेखा को देखा वे खुशी से झूम गए और रेखा रेखा पुकारने लगे। उनकी एक झलक पाने के लिए वे बेकरार हो गए थे। यह पल ऐसा रहा कि जिसका रेखा को भी इंतजार था और ज़रूरत भी। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। रेखा ने फिर से अपनी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत कर दी थी। और वैसे देखा जाए तो रेखा को उस गुनाह की सज़ा मिलनी भी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। मुकेश की मौत के 8 महीने बाद रिलीज़ हुई फिल्म फूल बने अंगारे। इस फिल्म में रेखा एक हीरो के रूप में थी। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिल्म को दर्जा मिला एक सुपरहिट फिल्म का। और जल्द ही रेखा का नाम अब सबकी ज़ुबान पर फिर से आ गया। इंटरव्यू के सिलसिले शुरू हो गए। अब रेखा बदल चुकी थी और बदल चुका था रेखा का कैरियर। रेखा फिल्म, पत्रिकाओं और लोगों से हेलो कहने के बाद रेखा एक लाइन कहती थी, कोई भी पर्सनल सवाल नहीं प्लीज़। और उन्हीं दिनों पर्सनल लाइफ में रेखा को एक और झटका लगा। माँ पुष्पावली हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। साल 1991 में लंबी बीमारी के बाद मद्रास में पुष्पावली का देहांत हो गया। रेखा की सबसे ज़्यादा अहमियत उनकी माँ पुष्पावली ही रखती थी। अब वह भी जान चुकी थी। उनकी याद रेखा ने अपने बंगले का नाम उनकी याद में रखा, पुष्पावली। रेखा अपने पति मुकेश और पुष्पावली के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपना संपर्क बहुत कम कर लिया था और साथ ही साथ मीडिया से भी दूरी बना ली थी। पत्रिकाओं को भी इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। पुष्पावली ने अपने आखिरी सांस तक अपने अधिकार की चाहत रखी, जिसकी वह हकदार भी थी, परंतु वह उन्हें कभी नहीं मिला। और रेखा को भी जायज़ होने की खुशी, इसी खुशी को जन्म दिया था उनके नाजायज़ होने के ठप्पे ने, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला। परंतु रेखा अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। ऐसा बड़ा नाम जहां कोई उनका सरनेम नहीं पूछता था और ना ही जानना चाहता था। रेखा के इतने बड़े नाम ने मद्रास में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के लिए निमंत्रण भेजा गया और कहा, आपको जेमिनी गणेशन को अवार्ड देना है। रेखा यह सुनते ही बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि फिल्म फेयर ने यह फैसला किया था कि जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रेखा के हाथों से ही दिलवाया जाएगा। रेखा मद्रास पहुंची, वहां बहुत बड़ा शो था। रेखा ने अपने
पिता के पैर छुए और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें सौंपा। ट्रॉफी लेने के बाद जेमिनी गणेशन की आंखें भर आई। उन्होंने वो कहा, मुझे अपनी मुंबई से आई प्रिय बेटी से यह अवार्ड लेने में बहुत खुशी हो रही है। यह सुनते ही रेखा की आंखें नम हो गई। आज पूरी दुनिया के सामने जेमिनी गणेशन ने अपनी बेटी रेखा को अपना नाम दिया था, जिसकी वह असल में हकदार होते हुए भी ताउम्र तरसती रही। अब पिता और पुत्री के रिश्तों में गर्माहट आ गई, पुराने गिले शिकवे पिघल गए। रेखा ने उसी वक्त मन से कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, खुशकिस्मत और गर्व से भरा दिन है जब मैं अपने पिता के साथ एक ही मंच पर हूँ और उन्हें यह अवार्ड दे रही हूँ। 1992 में रेखा की इंसाफ की देवी, गीतांजलि 1993, मैडम एक्स 1994, अब इंसाफ होगा 1995 में आई। वहीं फिल्म उड़ान और 1997 में और किला 1998 में रिलीज़ हुई। मदर नाम से जो फिल्म आई थी 1999 की फिल्म रही। रेखा को फ़ोटोशूट करवाने का बहुत शौक़ था। रेखा ऐसी पहली शख्सियत रही थी जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पर्सनल थीम पर फ़ोटोशूट करवाने शुरू कर दिए थे। एक मशहूर बॉलीवुड फोटोग्राफर ने रेखा को हिंदुस्तान की सबसे शानदार गर्ल बताया था। कुछ नया करने की चाहत रखने वाली रेखा ने साल 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में भी काम किया। उस वक्त के युवा अभिनेता अक्षय कुमार थे और उनके साथ एक मशहूर गाना था, इन द नाइट ना कंट्रोल। इस फिल्म में रेखा अपनी खूबसूरती और अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी थी, रेखा ने लोगों के ऊपर कि उसका नाम माया पड़ गया और माया नाम से ही लोग बुलाने लगे, मैडम माया। इस फिल्म के लिए रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और साथ ही मिला एक तमगा सदाबहार अभिनेत्री का, जिसने अपने युवा एक्टर अक्षय कुमार के साथ अफेयर भी किया। अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर्स की खबरें खूब उड़ी, परंतु यह सब कुछ अफवाह थी। रेखा ने इस बार चुप रहना सीख लिया था। किसी को कोई कमेंट, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सुपरहिट फिल्म जुबैदा आई सन 2001 में। रेखा का अभिनय शानदार रहा और इसी साल 2001 में रेखा को फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। साल 2001 में लज्जा, 2006 में भूत, 2014 में सुपर नानी जैसी कई फिल्मों में रेखा नजर आई। वहीं साल 2012 जब आया, रेखा ने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में रेखा को मनोनीत किया था। हालांकि रेखा की राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए राज्यसभा में भी उनकी उपस्थिति कम ही रही। अब रेखा हर तरह से दुनियादारी सीख चुकी थी। सिमी ग्रेवाल को दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा से खुद की शादी को एक अफवाह बता दिया। वहीं अमिताभ बच्चन से खुद की मोहब्बत को एक प्रेमिका की मोहब्बत नहीं बताकर रेखा ने कहा, एक फैन की तरह मैं उनसे मोहब्बत करती रही हूँ, जिस तरह
अमिताभ बच्चन की पूरी दुनिया फैन है, वैसे ही मैं भी हूँ। अब चाहे दुनिया इसे कोई भी नाम दे, मुझे इससे क्या वास्ता। वहीं सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ बच्चन से एक इंटरव्यू में यही बात पूछी थी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था, ये प्रेम प्रसंग तो मीडिया की उपज था। खैर, इतने सालों बाद ही सही, किसी बात पर तो रेखा और अमिताभ बच्चन के तार एक सुर में बोले कि हमारा कभी भी कोई आपसी रिश्ता नहीं था। रेखा कहती है, मैं भानु रेखा हूँ और हमेशा भानु रेखा ही रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि लोग बदलते हैं। भानु रेखा तो बहुत शर्मीली, मोहब्बत से भरी हुई ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन था, और मैं आज भी बिल्कुल वैसी ही हूँ, बिल्कुल नहीं बदली। रेखा की ज़िंदगी के बारे में देखें तो वह किसी खुली किताब की तरह है, परंतु इस खुली किताब ने अब खुद को समेट लिया है। अपने राज वह अपनी किताब में खुद ही रखती है, और आज भी बेहद खूबसूरत चमकते चेहरे पर लाल सिंदूर मांग में भर कर रेखा किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। आज भी युवा अभिनेत्रियों के साथ में वह युवा ही नजर आती है और लोगों को कॉम्प्लेक्स देती है। मांग में सिंदूर किसके नाम का भरती है, अब यह सवाल तो कई सालों पीछे छूट गया है। अब सब रेखा की खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं, उनकी दिलकश आवाज़ को सुनना चाहते हैं। पीछे छोड़ आई है वो सवालों के कई मंजर, दिलकश आवाज़ की मलिका, खूबसूरती की रौनक। ऊपर वाले ने रहम किया उनके चाहने वालों पर, बस मिलती रहे उनकी एक प्यार भरी नज़र। रेखा आज भी अपनी अदा से हर किसी को मदहोश कर देती है। वह ऐसी माया है जो कोई नहीं समझ पाया है। रेखा सचमुच एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए जितना लिखा जाए या जितना बताया जाए उतना ही कम है। पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल सलाम करता है रेखा को, जिनको सलाम करके भारत सरकार ने कहा, आप है पद्मश्री। जी हाँ, सन 2010 में रेखा को पद्मश्री से भी नवाजा गया, और हम तो अब यही कहेंगे कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यह पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल वीडियो बायोग्राफी का चैनल है। यहाँ पहचान लीजिए कि सच्ची और अच्छी बायोग्राफी सिर्फ यहीं पर मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल, और जिन दोस्तों ने पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, और देखते रहिए अनोखी, निराली, रोचक वीडियो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर। जल्द ही मिलते हैं एक नई रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।